हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट इन आवर चैनल क्रिस्टल क्लियर केमिस्ट्री, जहां हम क्लियर करते हैं अपने कंसेप्ट केमिस्ट्री से रिलेटेड और सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस जेई नीट में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से। एस ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा था और उसका नेक्स्ट टॉपिक सोडियम के जो कंपाउंड थे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड, उसमें सोडियम कार्बोनेट बेंजीन सोडा के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का ही एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, NaOH फॉर्मूला होता है जिसे अपन जनरल लैंग्वेज में साधारण जो इसका नाम है उससे कहते हैं कास्टिक सोडा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो बनाने की विधि है उसमें एक विशेष प्रकार का सेल काम में लिया जाता है जिससे कहा जाता है कास्टनर केल्नर सेल, और इस सेल में ब्राइन विलियन के माध्यम से हम बनाते हैं क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कास्टनर केल्नर सेल होता है उसमें मरकरी का कैथोड होता है और कार्बन का एनोड। ठीक है, मरकरी वर्क एज कैथोड एंड Hg मरकरी वर्क एज कैथोड एंड कार्बन वर्क एज एनोड। ठीक है, इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, वो कैसे होगी वो अभी अपन देखेंगे। ठीक है, तो NaOH के काफी उपयोग है, कास्टिक की तौर पे भी इसे काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। कास्टनर केल्नर सेल में क्या केमिकल रिएक्शन होगी? कैथोड पर और एनोड पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए एट कैथोड, कैथोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है, एक बात क्लियर है कि कैथोड पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन, और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। तो यहाँ भी अपना जो सॉल्यूशन होगा उसमें दो आयन है Na प्लस एंड Cl माइनस। तो Na प्लस का रिडक्शन होगा कैथोड पर और Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर। ठीक है, तो लिखते हैं Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव सोडियम, ये किस पर जाएगा? Hg। मतलब ये सोडियम अमलगम के तौर पर अपने को प्राप्त होगा। इससे अपन लिख सकते हैं सोडियम अमलगम। ठीक है ना, क्योंकि धातु के साथ Hg ऐड है तो उसे क्या लिख सकते हैं? सोडियम अमलगम। ठीक है, अब जो एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी? एक एनोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। एनोड पर क्या है? Cl जाएगा, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? रिमूव होंगे और ये बना लेगा Cl2 गैस जो है वो एनोड पर यहाँ क्या होगी? मुक्त होगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब जो सोडियम अमलगम है वो जल से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें बना लेगा। तो इसमें लेते क्या अपन? सोडियम क्लोराइड का ही तो जलीय विलयन लेते हैं। तो ठीक है, तो अभी इसका ऑक्सीडेशन होगा, बैलेंस करो 2 4 बैलेंस कीजिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमें जो सोडियम अमलगम मिल रहा है, सोडियम अमलगम, ये रिएक्ट करता जाएगा किससे? H2O से। जो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है उसके वाटर से ही रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? NaOH कास्टिक सोडा प्लस H2 गैस रिमूव हो जाएगी और Hg क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, तो NaOH इस तरीके से अपना बन गया। बैलेंस कर लें, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, ये बैलेंस हो गई। ठीक है, और यहाँ भी 2। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो ये तो क्या थी बनाने की विधि, जिसमें मैंने आपको बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टनर केल्नर सेल में क्या किया जाता है? बनाया जाता है। फॉर्मेशन उसका कास्टनर केल्नर सेल में किया जाता है। और इस सेल में क्या होता है?
मरकरी का कैथोड होता है और कार्बन का एनोड होता है। मरकरी के कैथोड पर सोडियम जो क्लोराइड है उसमें से जो सोडियम आयन है उसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। और एनोड पर क्या होता है, क्लोरीन गैस हमें ऑक्सीडेशन से मिलती है, ऑक्सीडेशन द्वारा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू प्रोड्यूस या हाउ टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड इन कास्टर केलर सेल। नाउ राइट प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रवासी श्वेत ठोस पदार्थ है, मतलब कैसा, ये सॉलिड व्हाइट कलर का ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब हम इसे क्या करते हैं, जल में विलय करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर क्या होता है, सोल्यूबल होता है ये। और जब अपन इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, वो एपरेटस क्या होगा, आपको गर्म लगेगा, क्योंकि वहाँ एनर्जी क्या हो रही है, वहाँ एनर्जी हो रही है रिमूव। ठीक है, तो एनर्जी रिमूव होने की वजह से वो जो एपरेटस है, वो जो बीकर है, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट इसका लिखो, इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। इसका गलनांक जो है कितना होता है, 591 केल्विन। ठीक है, गलनांक जो है वो क्या होता है, 591 केल्विन इसका गलनांक होता है। हाँ, यह जल में शीघ्रता से विलय होकर क्षारीय विलयन बनाता है। थर्ड जो प्रॉपर्टीज है वो नोट कर लो, ये शीघ्रता से जल में विलय होकर क्षारीय विलयन बनाता है, मतलब जब इसे वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तो ये एल्कली सॉल्यूशन क्या करेगा, फॉर्म। ठीक है, डिजोल्व इन वाटर एंड गिव एल्कली और बेसिक सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो क्रिस्टल होते हैं वो भी क्या होता है, परस्वेग, मतलब डेलिक्विसेंट, मतलब उसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, ऐड होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल इज डेलिक्विसेंट इन नेचर। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो क्रिस्टल हैं वो डेलिक्विसेंट होते हैं, किसमें, नेचर में, परस्वेग होते हैं। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो विलयन है वो सतह पर उपस्थित क्या, CO2 से क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। इट इज रिएक्ट विद CO2 एंड गिव सोडियम कार्बोनेट। तो ये अपना कंपाउंड था सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, सोडियम से रिलेटेड कंपाउंड था सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन ने क्या कर लिया, बनाने की विधि देख ली, फॉर्मेशन मेथड फॉर फॉर्मेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। नाउ लिखिए यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, साबुन, कागज, कृत्रिम रेशम तथा अन्य कई रसायनों के निर्माण में, ठीक है ना, साबुन में, कागज बनाने में, साबुन में बहुत ज्यादा इसे यूज में लिया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, कास्टिक सोडा को। तो लिख लो फॉर्मेशन ऑफ सॉप, पेपर एंड मैनी केमिकल्स। बॉक्साइड के शुद्धिकरण में जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, बॉक्साइड मतलब Al2O3.2H2, ये एल्युमिनियम का क्या होता है, अयस्क होता है। तो बॉक्साइड के शुद्धिकरण में भी इसको यूज में लिया जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड। ठीक है, वस्त्र उद्योग में भी इसको काम में लिया जाता है। ठीक है ना। और आपको बताइए, प्रयोगशाला अभिकर्मक में रिएजेंट की फॉर्म में, इन लेबोरेटरीज यूज एज ए रिएजेंट। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट लिखेंगे अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसे अपन कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। जो सोडियम कार्बोनेट था वो क्या कहलाता है, धावन सोडा, और ये कहलाता है बेकिंग सोडा। जनरली इसका उपयोग क्या है, बेकिंग जो प्रोडक्ट होते हैं उससे में किया जाता है, बेकरी से रिलेटेड। ठीक है ना, जैसे केक, डबल रोटी, ब्रेड, इसमें इसको क्या किया जाता है, बनाने में यूज में लिया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, क्योंकि ये गर्म करने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले देता है। When it is heat, it is give CO2, bubbles of CO2। इसलिए पेस्ट्री बनाने में, केक बनाने में, ठीक है,
इसको उपयोग में लिया जाता है जहां हमें इसके CO2 निकलने की वजह से छोटे छोटे छिद्र उसमें जो है वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाएंगे कैसे? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो बनाने का तरीका है वो क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट से ही मतलब धावन सोडा से बना सकते हैं। और सोडियम कार्बोनेट के विलयन में, जलीय विलयन में अगर CO2 प्रवाहित की जाए तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। तो देखते हैं रिएक्शन। सोडियम कार्बोनेट प्लस H2 प्लस CO2, ठीक है, क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कोई साइड प्रोडक्ट भी इसमें नहीं बनेगा। यहाँ लिख सकते हैं NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बैलेंस कर दीजिए, 2 लगा दीजिए, देखिए बैलेंस हो गया 3 2 6 3 4 2 6 ऑक्सीजन। तो एक ही मेथड आपको करना है इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने का, ठीक है ना। और इसकी विशेषता क्या है कि मंद क्या होता है, प्रतिरोधी होता है एंड माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है। साथ ही इसका उपयोग किसमें करते हैं, अग्निशामक यंत्रों में करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर जो एपरेटस होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब सोडियम और पोटेशियम की जैविक जो उपयोगिता है वो आपको पढ़नी है, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करेंगे वर्ग 2 के तत्व। वर्ग 2 है जो एल्किली अर्थ मेटल कहलाता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कौन कौन से तत्व उसमें आ रहे थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, ये तत्व उसमें आ रहे थे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम, 6 एलिमेंट इसमें प्रेजेंट। तो इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, ये सब अपन क्या करेंगे, जो एच ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट के जो अभी तक ग्रुप फर्स्ट था उसमें डिस्कस किया था, उसी तरीके से अब अपन इसमें डिस्कस इसे करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो लिखिए वर्ग 2 के तत्व, क्या लिखेंगे, वर्ग 2 के तत्व, ग्रुप सेकंड एलिमेंट। लिखिए वर्ग 2 के तत्वों में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम आदि तत्व आते हैं, ठीक है। इन्हें मृदा धातु भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड अर्थ मेटल, ठीक है। अब लिखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। ये अपन एटॉमिक नंबर में इसके लिख रहा हूं, वही तरीका होगा 8 8 18 18 32। अब 18 ऐड कर दो इसमें, फिर 18 ऐड कर दो, फिर 30 ऐड कर दो, 32 ऐड कर दो, 80 हो जाएगा। तो क्या हो गया एटॉमिक नंबर 4 12 20 38 56 और 88। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे अपन ने लास्ट वीडियो में भी कर लिया था, तो सेम वही रहेगा, ठीक है ना। बेरिलियम में जैसे 1s2 2s2, या अपन लिख सकते हैं हीलियम आउटर मोस्ट शेल के लिए हीलियम और ओनली लिख सकते हैं 2s2, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा अपन ने लिख रहे हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में करा था, उससे पहले भी चैप्टर नंबर 3 में भी अपन ने कर लिया था उसे, ठीक है। तो अब लिखिए परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस। अगर बात करें एटॉमिक रेडियस की, परमाणु त्रिज्या की, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी, 4 धातुओं से कम होगी
और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी, बढ़ेगी। क्षार धातु से इसकी एटॉमिक रेडियाई जो है, एटॉमिक रेडियस कम क्यों होगी, क्योंकि क्षार धातु से ये क्या है, राइट हैंड साइड में थोड़ा है, ठीक है ना, वो ग्रुप फर्स्ट है तो ये ग्रुप क्या है, सेकंड है, इसलिए इनका आकार क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब अपन जाते हैं तो परमाणु जो आकार है, ठीक है ना, वो क्या होता है, कम होता है। और टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम अपन जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ जाता है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु का आकार कम हो जाता है। ये कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं क्यों बढ़ता है। वही नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, टॉप टू बॉटम जाने पर न्यूक्लियस इफेक्ट कम होगा, न्यूक्लियस इफेक्ट कम होगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियस इफेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होते हैं, ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। अब अपन बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयनन एंथैल्पी की, आयनन विभव की बात करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बात करें अगर क्षारीय मृदा धातुओं की, तो ये जो इनकी जो आयनन एंथैल्पी होगी वो क्षार धातु से क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो आयनन एंथैल्पी इनकी जो होगी वो क्षार धातु से क्या होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्षार धातु से कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इनका आकार क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, इनका आकार आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्षार धातु से क्या होगी, ज्यादा होगी, आकार क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इनका आकार क्या होगा, छोटा होगा क्षार धातु से। आकार छोटा होने की वजह से वही न्यूक्लियस इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नाभिक की आकर्षण बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण जो है वो क्या होगा, ज्यादा लगेगा, तो उसको निकालने के लिए जो ज्यादा एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट इसमें होगी। और अगर अपन बात करें टॉप टू बॉटम जाने पर, तो इनमें भी टॉप टू बॉटम जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ओवरऑल अगर बात करें तो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है, क्या मानी जाती है, न्यून होती है, कम होती है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी होती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात यह है कि जो क्षार धातुएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, पेयर्ड होता है। जैसे अपन बात करें बेरिलियम और बोरोन की, ठीक है, और इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट भी काम में आएगा, वही थर्ड चैप्टर में जो अपन ने किया था भेदन करवा। देखिए अगर बात करें बेरिलियम बोरोन की, तो बोरोन का आकार जो है वो साइज क्या होगा, इसका छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, इसका साइज बड़ा होगा तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए बोरोन से। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें होता क्या है बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 4 है ना, ये 5, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा बेटा वो कितना होता है 1s2 2s2 2p1। अगर बात करें फास्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, इसकी बात करें, यदि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात अपन करें तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक तो एस ब्लॉक में है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, पी ब्लॉक में है। आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो जो बाह्यतम कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो यहाँ निकलेगा पी से और यहाँ निकलेगा एस से। तो एस में का जो भेदन प्रभाव होता है, ठीक है ना, पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब एस ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की, ज्यादा ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और यहाँ पी ब्लॉक का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो पी कक्षक का भेदन प्रभाव क्या होता है, कम होता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या होती है बेटा, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ऊर्जा की क्या होगी, कम आवश्यकता होगी, किसमें, बोरोन में। तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक तरीके से एक्सेप्शन हो गया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है जबकि आकार क्या है, छोटा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसके सारे फैक्टर अपन देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद उसके रिजल्ट तक पहुंचेंगे। दूसरी बात, बेरियम में इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में है और ऊपर से किसमें है, पेयर्ड कंडीशन में है, युग्मित अवस्था में है। तो युग्मित अवस्था में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होती है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
और इसमें इलेक्ट्रॉन पी में भी है और युग्मित में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजीली निकल जाएगा। इट इज क्लियर, समझ आया, ठीक है ना। ठीक है बच्चे, तो समझ में आ गया होगा सभी को। अब पढ़ते हैं जलयोजन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए जलयोजन एंथैल्पी, और वही इसमें रहेगा जलयोजन एंथैल्पी में भी। आकार बढ़ने के साथ जो आयन का आकार बढ़ेगा तो जलयोजन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो इसमें लिख लीजिए क्षारीय मृदा धातु की जलयोजन एंथैल्पी, क्षारीय मृदा धातुओं की जलयोजन एंथैल्पी क्षार धातुओं से अधिक होती है। मतलब इनकी जो जलयोजन एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, एल्कली मेटल से ज्यादा होती है। अतः इनके यौगिक क्षार धातुओं के यौगिक की तुलना में, अतः इनके यौगिक क्षार धातुओं के यौगिक की तुलना में जल में अधिक विलय होते हैं, जल में अधिक जलयोजित होते हैं। जैसे MgCl2 की बात करें तो 6H2 के मॉलिक्यूल उसमें कम से कम रहेंगे। कैल्शियम क्लोराइड में भी 6H2 के मॉलिक्यूल इसमें रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और हाइड्रेशन एंथैल्पी की अगर ऑर्डर की बात करें तो वही आयनिक आकार बढ़ने के साथ जलयोजन एंथैल्पी का मान हो जाता बेटा, कम हो जाता है। तो जैसे जैसे आयनिक आकार बढ़ेगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, तो आयनिक आकार कैसे बढ़ रहा है, सब इस तरीके से बढ़ रहा है, बेरिलियम टू बोरॉन, ठीक है ना। व्हेन वी मूव बेरिलियम टू बोरॉन आयनिक साइज इंक्रीज एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज, और जलयोजन एंथैल्पी का मान जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जलयोजन एंथैल्पी का मान कम होता जाएगा तो इसका जो हाइड्रेटेड है जलयोजित होने की जो क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, कम इसमें हो जाएगी। तो ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ये आपने करें, ठीक है। तो अब कुछ भौतिक गुण इसके और लिख लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण लिखो। ये इनकी धातुएं चांदी की तरह चमकदार, सफेद व नरम होती हैं, चांदी की तरह चमकदार, सफेद और नरम होती हैं, लेकिन क्षार धातु की तुलना में कठोर होती हैं। क्षार धातु एल्कली मेटल की तुलना में क्या होती हैं, कठोर होती हैं। और जो बेरिलियम मैग्नीशियम है वो क्या होते हैं, धूसर रंग के होते हैं, ग्रेइश होते हैं कलर में। लिख लीजिए बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर ग्रेइश इन कलर, ठीक है, धूसर रंग के ही होते हैं। और इनके गलनांक व क्वथनांक भी क्या होते हैं, क्षार धातु की तुलना में उच्च होते हैं। तो लिख लीजिए क्षारीय मृदा धातुओं के गलनांक व क्वथनांक क्षार धातु की तुलना में उच्च होते हैं। एल्कली अर्थ मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू एल्कली मेटल। क्यों होते हैं, तो इसका रीजन क्या होगा, क्यों होते हैं, क्योंकि इनका आकार क्या है, छोटा होता है। आकार छोटा होने के कारण इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है। बहुत उच्च तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्षार धातु की तुलना में क्या होता है, उच्च होता है। और जो धनीय प्रकृति है, धनीय विद्युतीय गुण है, जो पॉजिटिव नेचर इनका है वो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। धनीय विद्युतीय गुण बेरिलियम से बोरॉन में जाने पर बढ़ते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक नेचर इंक्रीज व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन सेकेंड ग्रुप। और ये कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम भी जो है ज्वाला को अलग अलग रंग इसमें प्रदान करते हैं। कैसा देते हैं, ईंट जैसा लाल, ब्रेक्स लाइक रेड बेरिलियम देता है, और स्ट्रांशियम क्रीमीजी लाल, क्रिम्सन रेड, और और बेरियम जो है, बेरिलियम में मैग्नीशियम के अलावा क्या है, ये कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। तो कैल्शियम तो लाल, ठीक है, कैल्शियम देता है लाल कलर, और स्ट्रांशियम देता है क्रीमीजी लाल। कैल्शियम ईंट जैसा लाल
स्टांसर क्रिम्सन रेड और बेरियम जो है वो हरा कलर देता है, एप्पल जैसा ग्रीन कलर ये देता है। तो यहाँ इतना ही करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।